खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से है, जहां सेवानिवृत्त व पेंशनर नागरिक महासंघ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश के पेंशनर्स ने अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर गांधी चौराहे पर धरना प्रदर्शन भी किया। पेंशनर्स ने बताया है कि केंद्र पेंशनर्स को 38% राहत प्रदान की जा रही है, जबकि ये मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को 33% राहत दी जा रही है। वहीं इस अंतर को समाप्त करने की मांग की गई है। सेवानिवृत्त पेंशनर नागरिक महासंघ द्वारा आज अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शासन प्रशासन को समय समय पर और जनप्रतिनिधियों को समय समय पर हमारे मांगों के मामले में ज्ञापन देते आते रहे हैं, लेकिन प्रशासन पेंशनरों की कोई मांगे मान नहीं रहा है। इसी कड़ी में आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। नगर की 15 इकाई और पूरे जिले की 40 इकाइयों को कुल मिलाकर के 40 इकाइयों द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आगे क्या प्लान है आपका? अगर ये आज धरना प्रदर्शन के बाद भी सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो जनवरी में इससे भी जंगी प्रदर्शन संभाग स्तर पर और भोपाल में इसका धरना प्रदर्शन किया जाएगा। खबर मैनपुरी से है, जहां कुरावली जैसे छोटे से कस्बे से आने वाली महिला ने मिसेज इंडिया का खिताब जीतकर पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में मिसेज इंडिया 2022 द गॉर्जियस फैशन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस फैशन प्रतियोगिता में सैकड़ों लोगों ने ऑडिशन दिया था, जिसमें 35 महिलाएं चुनकर आई थी और इस फैशन प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए बबीता वर्मा ने मिसेज इंडिया का खिताब अपने नाम किया। एक्चुअली मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ से और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे चली जाऊंगी, लेकिन जब मैं एज ए फाइनलिस्ट हो गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे नहीं पैरों के तले जमीन निकल जाती है। लेकिन थोड़ा अपने ऊपर विश्वास था और आप सबका साथ था, आप सबका आशीर्वाद रहा, तो मैं उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच भी गई। एटलीस्ट जब मुझे पता चला, मेरा नाम अनाउंस हुआ, तो ऐसा लगा कि मेरा नाम अनाउंस हो रहा है। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई और इतनी खुश हो गई कि चलो एक काम ऐसा मैंने कर दिया कि छोटी जगह से आके और मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंच गई। मैंने जब मिसेज उत्तर प्रदेश किया था तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तब मैं टॉप 5 में आई थी। उस दिन से मैंने सोच लिया था तो क्या हुआ, अभी मेरे सपने ना खत्म हुए हैं, ना मैंने अपने आप से हार मानी है। इसीलिए मैंने ये और ज्यादा मेहनत की, लगातार 1 साल से मेहनत कर रही हूँ, डाइटिंग कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके कहीं पे लूजमेंट ना हो जाऊं। और मैंने कोशिश की, हार्ड वर्क किया और हार्ड वर्क के बिना ये संभव नहीं था। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मैं बहुत ही ग्रेटफुल महसूस कर रहा हूँ। पहले तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में भाग लिया था, तो उसमें भी विजेता बनी थी टॉप 5 में। अच्छा, जब इनका नाम अनाउंस हुआ विनर के रूप में, तब क्या फीलिंग थी आपको? मैं तो पैरों के तले नीचे जमीन खिसक गई, ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ आए ही नहीं। खबर आगरा से है, जहां ताज नगरी आगरा में भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय पार्क परिसर में यमुना संस्कृति महोत्सव लगने जा रहा है। ये महोत्सव 23 दिसंबर से 27 दिसंबर तक 5 दिनों तक चलेगा। यमुना संस्कृति महोत्सव के दौरान आगरा की संस्कृति जैसे कथक, वाद्य यंत्र आदि का प्रदर्शन भी किया जाएगा। वहीं महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। खबर एटा से है, जहां भाकियू भानु के जिला अध्यक्ष पंकज ठाकुर व प्रदेश प्रवक्ता हर्ष ब्रेवासी के नेतृत्व में किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। जनपद में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में भाकियू भानु के किसानों ने डीएम से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन जिलाधिकारी से वार्ता न होने पर किसानों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। खबर जालौन से है, जहां कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक के साथ मेडिकल कॉलेजेस में अलर्ट कर दिया गया है। फिर एक बार पड़ोसी देश चीन से संक्रमण की भयावह तस्वीरें दुनिया को डराने लगी है। इस मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य महकमे को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सबको पता चल रहा है अब कोरोना ने फिर से हमारे देश में दस्तक दे दी है। कुल मुझे लग रहा है 4 केस नए वेरिएंट के हमारे देश में पाए गए हैं। इसको देखते हुए भारत सरकार ने भी हम लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आप सारे प्रोटोकॉल जो कोविड के हैं वो
वो करना चालू कर दें और मरीजों से भी कहें कि आप भी अपना ध्यान रखें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। साथ ही ये कहा है कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और हम सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। सिर्फ आप लोग प्रोटोकॉल का ध्यान से पालन करें और मेंटेन करें, दूरियां मेंटेन करें और अपने हाथ धोने, सैनिटाइजेशन वगैरह ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। कोरोना संक्रमण की बढ़ती आहत से केंद्र और राज्य सरकार सतर्क हो। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य यानी योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य महकमे को हाई अलर्ट पर लगाया है। सूबे के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर ब्रजेश पाठक की अगर हम माने तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, अन्य जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, सारी स्वास्थ्य इकाइयों को सतर्क रहने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो कोरोना संक्रमण से होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल चाक चौबंद रखी जाए, सैनिटाइजेशन का भी इस्तेमाल किया जाए, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का जो अनुपालन है वो सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही कोविड के जो हेल्प डेस्क है वो व्यवस्थित तरीके से किया जाए। लोगों को इस बात के लिए आगाह किया जाए कि वो आने वाले खतरे को अच्छे से समझें, क्योंकि इसकी भयानकता बहुत है। और इसको लेकर उन्होंने एक चीज़ और कही है कि जागरूकता ही इसका बचाव, क्योंकि कोरोना संक्रमण की वो भयावह स्थिति हमारे देश ने देखी है। हमने कई लोगों को खोया है, सैकड़ों बच्चे अनाथ हुए हैं, कई महिलाएं जो है विधवा, कई घर बेघर हुए हैं, लोगों के रोजगार तक पे असर पड़ा। यानी कि अब चीन यानी पड़ोसी देश चीन से फिर से कोरोना संक्रमण की आहट आने लगी है। इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने अलर्ट घोषित किया है और स्वास्थ्य महकमे की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य महकमे को बिल्कुल चाक चौबंद और दुरुस्त रहने के लिए कहा है। यानी कि अब लोगों से भी अपील, हम भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि वो कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी से इस महामारी जो बीमारी है इससे बचने के लिए जो यथासंभव उपाय है, डॉक्टरों की सलाह में और डॉक्टरों द्वारा दिए गए प्रिकॉशन को भी इस्तेमाल करें। साथ ही खबर जालौन से है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को उत्तर प्रदेश सरकार इन दिनों सेवा सप्ताह के रूप में धूमधाम से मना रही है। इसे बेहतर तरीके से मनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया के निर्देश पर सभी जिलों में अधिकारी गांव-गांव जाकर जन चौपाल लगा रहे हैं। जन चौपाल में अधिकारी सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। सुशासन सप्ताह के अंतर्गत हम सभी जिला स्तरीय अधिकारी गांव में जा रहे हैं और वहाँ पे चौपाल लगा के वहाँ पे जो भी समस्या है उनका मौके पे निराकरण और जो भी योजनाएं चल रही हैं उसकी पुष्टि करने के लिए जगह जगह कैंप लगा रहे हैं। आज उसी के अंतर्गत ये चौपाल लगाया गया है, इसमें सभी जिला स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित हैं और विभिन्न जो हमारी सरकार की प्रमुख योजनाएं चल रही हैं उसकी जानकारी दी गई है, लाभार्थियों के नाम पढ़े गए हैं और क्या मुख्य रूप से यहाँ पे समस्या है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जैसे यहाँ पे पट्टे हुए हैं कुछ पर उस पर कब्जा नहीं मिला है, कई सालों से पट्टे हो रखे हैं, तो उसके लिए तत्काल निर्देश दे दिए गए हैं। अभी SDM तहसीलदार भी खुद स्वयं चेक करेंगे और कानून को लेखपाल की टीम तत्काल आज कब्जा दिलवाने की कार्रवाई यहाँ पे करेगी। और अन्य कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि कुछ योजनाओं में लाभ गलत दिया जा रहा है या फिर अभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, कुछ लोगों को जैसे पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी तत्काल यहाँ पे आवेदन ले लिए गए हैं। और सभी अधिकारियों को अभी निर्देशित किया जा रहा है कि अपने विभाग संबंधी जो योजनाएं हैं ज़रा ये फील्ड में जाकर चेक कर लें कि उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। और आशय यही है कि हमें सारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लानी है और क्योंकि ऊंचा गांव थोड़ा दूरस्थ है और सीमावर्ती गांव है, तो यहाँ पे अक्सर ये शिकायत प्राप्त होती है कि नज़रअंदाज हो जाता है और अधिकारी समय से पहुँच नहीं पाते हैं, तो इसलिए आज यहाँ पे चौपाल नजर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन सप्ताह के रूप में मना रही उत्तर प्रदेश सरकार इन दिनों अपने अधीनस्थों को गांव की ओर भेज रही है। यानी कि स्लोगन दिया गया है, प्रशासन चले गांव की ओर। इसको लेकर जनपद जालौन की अगर हम बात करें तो 3 दिन से प्रशासनिक अमला गाँव में कैंप लगाकर, जन चौपाल लगाकर सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी जालौन हो या मुख्य विकास अधिकारी जालौन हो या जिले की 5 तहसीलों के उप जिलाधिकारी हों या हों नायब या तहसीलदार, सब के सब गांव में कैंप करने में लगे। उद्देश्य है सुशासन सप्ताह को मनाना। इसको लेके जन चौपाल बराबर जारी। देर शाम कल जिलाधिकारी जालौन ऊंचा बिशवारी गाँव में एक जन चौपाल लगाई है। साथ ही उन्होंने वहाँ पर अस्थायी गौशाला का भी निरीक्षण किया है। गौवंशों से संबंधित जितनी भी जो है समस्याएं हैं उनका शीघ्र निराकरण, उनको हरा चारा उपलब्ध कराने और अन्य सरकार की जो योजनाएं हैं उन लोगों तक पहुंचाने के लिए
कल उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बल दिया। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो मुहिम है प्रशासन चले गांव की ओर, उसको सकारात्मक रूप देने के लिए यहाँ के नुमाइंदे हैं वो जी जान से जुटे। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जिले में ऑपरेशन कवच के तहत बॉर्डर सुरक्षा को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आईजी जोन अखिल कुमार एवं डीआईजी आर.के. भारद्वाज मुख्य अतिथि के रूप में और जिले के एसपी व एसएसपी की कमांडेंट शामिल हुए। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग व नेतागण भी शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में बॉर्डर सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। ऑपरेशन कवच पूरे उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे लागू की गई है, जिसके तहत मुख्य उद्देश्य है कि हम सीमावर्ती क्षेत्रों में हम अपने नागरिकों को कैसे सीमा सुरक्षा से जोड़ें। इसमें सीमा क्षेत्र की विकास और सुरक्षा विषयक योजनाएं बनाई गई हैं, जिसका क्रियान्वयन हो रहा है। आज उस योजना का एक मुख्य बिंदु है ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन, जो सीमा में हम 10 किलोमीटर के अंतर्गत जितने भी गांव पड़ते हैं, सिद्धार्थनगर में 437 गांव हैं। इन सभी गांवों में पुलिस अधीक्षक ने सीमा सुरक्षा समितियों का गठन किया है और उन सभी सीमा सुरक्षा समिति के सदस्य जो प्रमुख अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक की गई है और इस योजना में हम नागरिकों को सीमा क्षेत्रों में सूचना संकलन से जोड़ें, ताकि सीमा क्षेत्रों में कोई भी अवैध या अवांछनीय गतिविधियां हो रही हैं उसके बारे में नागरिक सूचना संकलित करते हुए हमसे जुड़े, सीमा सशस्त्र बल से जुड़े, हमारी एजेंसी से जुड़े और जहां एजेंसीज ऑलरेडी अच्छा काम कर रही हैं उसमें नागरिकों का बल मिल जाएगा तो एज ए फोर्स मल्टीप्लायर काम करेगा और बेहतर ढंग से हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखें। खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से है, जहां बच्चे 8 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर स्कूल जाते हैं। वहीं क्षेत्र में तेंदुए और शेर का भी डर बना रहता है, जिसके चलते लगभग 25 से ज्यादा बच्चे इकट्ठा होकर एक साथ स्कूल जाते हैं। बच्चों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से गांव से स्कूलों तक वाहन चलाने की मांग की है, जिससे कि बच्चों को स्कूल जाने में परेशानियां ना हो। 8 किलोमीटर रोज जाते हो, रोज आना जाना होता है। पहले पुराने गांव में रहते थे तभी बसावट में आगे, तभी स्कूल वहाँ पे नहीं है, तभी चौकड़ी पे जाते हैं रोज पैदल। और इतने सारे रोज पैदल जाते हो और पैदल आते हैं और कोई रास्ते में कोई मिलता तो बिताते नहीं, फिर अकेले उनको कैसे छोड़ के आते साथ में। और जंगली जानवर रहते हैं तो हम सब साथ में आते लेते। हम रोज डेली पैदल जाते। पुराने गांव में चिकलदा में रहते थे तो वहाँ से हमको पानी भरा दिया तो बसावट में पहुँचा दिया और बसावट में भी फिर जाने का साधन में पैदल जाते। रोज शाम 8 साढ़े 8 बजे निकलते, 7 किलोमीटर जाना और 7 वापस आना। तो रास्ते में जंगली जानवर चलते तो हमको डर लगता जाने में ना, फिर कोई साधन भी नहीं मिलता। इतने बच्चे पैदल जाते तो साधन भी नहीं मिलता और कोई बिठाता भी नहीं हमको जाने में। जा रहे हैं स्कूल तो इनको बिठा के ले जाना पड़ता है। कहाँ ले जाना पड़ता है? ये नर्मदा नगर तक जाते हैं स्कूल, इनका कोई आवागमन का साधन नहीं है और डेली परेशान होते हैं बच्चे जाने में। हम लोग कभी कोई जाता है तो छोड़ देते हैं या फिर आने में उधर से कोई आता तो ले आते हैं। तो ये बच्चे सुबह भी 8 बजे से यहाँ से चलते हैं, तब ये 11 बजे तक पैदल सफ़र करके वहाँ तक पहुँचते हैं और शाम में भी हम लोगों का जब रूटीन आना होता है तो इनको वैसे ही लेके आते हैं। शासन ने गांव में स्कूलें थी, 2 माध्यमिक विद्यालय थी, 2 प्राथमिक थी, 1 माध्यमिक थी, आंगनवाड़ियाँ थी। यहाँ पे इस बस्ती को गांव से आने के बाद सर ऐसा कर दिया है कि शासन पूरी तरह कि अगर इनको शाम हो गई और अगर इत्तेफाक से अगर कभी शेर मिल गया तो ये बच्चों को लेके ही जाना है। तो सब गांव वाले हम लोग समझ के उधर से आने में बच्चों को बिठा के लाते हैं कि चलो यार इनको थोड़ा लिफ्ट दे दे। तो शासन ने जब हम लोगों को एक साइड यहाँ पटका हुआ है, मतलब सारे रास्ते हो गए, 2 ब्रिज बन गए बड़े, तो आवागमन के साधन कर सकते हैं। यहाँ से निसरपुर कड़मार होते हुए बस जा सकती, बस का आना जाना हो सकता है। उनकी लालच में उनके परमिट उधर के उधर ले लेते हैं और इधर से कोई आवागमन का साधन नहीं है आज 3-4 सालों से। प्राथमिक शाला नहीं, ये तो बच्चों का स्कूल का मामला है। अगर गांव में अगर कोई आदमी बीमार हो जाए ना तो एक दूसरे के घर गोली मांगना पड़ती है। मतलब प्राथमिक स्टेज पे भी कोई इलाज की सुविधा भी नहीं है। खबर एटा से है, जहां जिले के अलीगंज में खाटू श्याम जी जन रसोई का शुभारंभ किया गया।
बता दें कि सीकर राजस्थान वालों के लिए गांधी मूर्ति चौराहे पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। इस रसोई का शुभारंभ अलीगंज क्राइम इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार और एसएसआई रामवीर शर्मा, एसएसआई संजीव कुमार के कर कमलों के द्वारा किया गया है।